राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है और ये सुबह सुबह की बात है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया हमारा खास कार्यक्रम सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। या ना किसी का एजेंडा है, ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। And I asked people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. What am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy? आप भारत के सबसे ज्यादा फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। चीन नीति को लेकर इन दिनों पक्ष विपक्ष में कल, आज और कल चल रहा। जी हाँ, चीन को लेकर सरकार 1962 और इंदिरा गांधी की याद दिला रही है, नेहरू की याद करती है, तो कांग्रेस आज का सवाल उठा रही है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाया और कहा कि विदेश मंत्री को विदेश मामलों में अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। अब इसे लेकर एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने जवाब दिया। इसके बाद कांग्रेस ने आज फिर विदेश मंत्री पर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने पलटवार में सवाल तो दागे, वो तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था और उसका जवाब एस जयशंकर ने क्या दिया। चीन पर वॉर पलटवार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं, जबकि जयशंकर साहब ने कहा एलएसी पर राहुल ने नहीं, प्रधानमंत्री ने सेना भेजी थी। ये जयशंकर साहब ने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से बात हो रही है। फिर विदेश मंत्री को अपनी समझ बढ़ानी चाहिए, राहुल गांधी साहब ने कहा। तो जयशंकर साहब ने कहा कि मैं राहुल से भी सीखने को तैयार है, अगर वो कुछ इस पर ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं तो वो उनके से भी तैयार है सीखने के लिए। राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला था जयशंकर साहब पर। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चीनी खतरे को छिपाने की कोशिश कर रही है। जयशंकर साहब ने कहा कि हम छोटी अर्थव्यवस्था है, इसलिए अटैक नहीं कर सकते। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया बाद में कि किस तरह से उन्होंने कहा। फिर गांधी ने कहा कि भारत सरकार इवेंट आधारित काम करती है, जबकि विदेश मंत्री ने कहा कि स्थिति को गलत तरीके से पेश कर रही है कांग्रेस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस इंटरव्यू में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया और साथ कांग्रेस शासन की जमकर आलोचना भी की। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमला बोला और पलटवार में विदेश मंत्री से उन्होंने 6 सवाल पूछे। अब जयशंकर साहब ने कांग्रेस पर क्या वार किया और सुप्रिया श्रीनेत ने क्या सवाल पूछे, वो एक बार बताते हैं आपको। 6 सवाल उन्होंने किए कांग्रेस ने। जयशंकर साहब ने कहा था कि एलएसी पर इतिहास की सबसे बड़ी तैनाती है अब तक। सुप्रिया ने कहा कि चीनी अतिक्रमण पर आप क्या कहेंगे, ये सवाल था उनका, सुप्रिया श्रीनेत का, जो कांग्रेस की लीडर है। जयशंकर साहब ने कहा कि कांग्रेस को देखना चाहिए कि 1962 में क्या हुआ। तो सुप्रिया ने पूछा अप्रैल 2020 वाली यथा स्थिति पर आप क्या कहेंगे। विदेश मंत्री का कहना था कि चीन को छोड़कर बड़ी ताकतों से भारत के अच्छे संबंध हैं। तो सुप्रिया ने पूछा पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर बफर जोन क्यों बने। एक सवाल था कि आज हमारा वैश्विक स्तर पर बहुत ऊंचा है, ये विदेश मंत्री जी ने कहा। तो सुप्रिया ने कहा, पूछा कि क्या प्रधानमंत्री को आपने सलाह दी कि वो कहें कोई घुसा नहीं। ये चर्चा इसको लेकर हुई थी। विदेश मंत्री ने कहा कि पेंगोंग वाला इलाका 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। तो सुप्रिया ने पूछा चीन सीमा पर बन रहे ब्रिज पर आप चुप क्यों रहे। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। एक और सवाल कि मोदी सरकार में, विदेश मंत्री ने कहा मोदी सरकार में बजट 5 गुना बढ़ा। तो सुप्रिया ने पूछा क्या चीन के रेलवे लाइन बिछाने से खतरा नहीं है। दुश्मन पर कई मामलों में निर्भर होना कूटनीति में कमजोरी भी मानी जाती है। चीन को अगर भारत अपना दुश्मन मानता है तो ये भी एक कड़वा सच है कि भारत चीन पर काफी हद तक निर्भर है। 3 अगस्त 2017 को डोकलाम संकट पर तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि देश अब सामरिक क्षमता से नहीं जाने जाते, बल्कि अब देश आर्थिक क्षमता से जाने जाते हैं। सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत की जो आर्थिक क्षमता बढ़ रही है उसमें चीन से बहुत बड़ा निवेश आता है और उस बात के 5.5 साल बीतने के बाद भी भारत की निर्भरता चीन पर घटने की बजाय बढ़ी है। आंकड़े देख लीजिए, ये उसकी गवाही दे रहे हैं।
कि किस तरह से आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ी है, चीन पर कितना निर्भर है। विश्व में सबसे ज़्यादा चीन से आयात करता है भारत, जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट हो रहा है वो सबसे ज़्यादा चीन से हो रहा है। कुल आयात में चीन का हिस्सा 15% से ज़्यादा, 15% से ज़्यादा इम्पोर्ट हम चाइना से कर रहे हैं। निर्यात करने की तुलना में हम 7 गुना ज़्यादा आयात करते हैं। जो है हमारा निर्यात चीन को कम है और आयात ज़्यादा है। 2014 में भारत का चीन से व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट जिसे बोलते हैं, वो 38.46 अरब डॉलर था, जो 2022 में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 101 बिलियन डॉलर के पार जा पहुंचा। चीन पर भारत की निर्भरता किस कदर साल दर साल बढ़ रही है। आज की डेट में खिलौने से लेकर महंगे मोबाइल फोन तक सभी चीज़ों में भारत चीन पर निर्भर है। 2 दशक पहले एक व्यापारिक भागीदार के रूप में जो चीन 10वें स्थान पर था, जिस चीन से भारत का आयात 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वो आज कितना पहुंच गया, इसको भी समझ लेना जरूरी है। ये देखिए 2018 से 2022 तक देखेंगे तो जो 70.31 अरब डॉलर था आयात, वो बढ़कर 118.7 हो गया है, और निर्यात जो है हमारा 16.7 था 2018 में, वो बढ़कर अब 17.4 हो गया है। ये एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है 2022 तक का। तो एक्सपोर्ट हमारा उस तरह से नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो इंपोर्ट है चीन से, जो आयात है, वो लगातार बढ़ रहा है। अब जरा सुन लेते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने क्या कहा और जवाब में कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने क्या पूछा। उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। My father, who was a bureaucrat, had become a secretary. He became at that time probably the youngest secretary in the Janata government. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. So, secondly, please bear in mind one thing. We had an agreement that you're not supposed to bring military to the border in large numbers. कि आप इस देश के सबसे फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। 2.5 साल हो गए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, अपना आधा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। इंडिया में यूएस का एम्बेसडर नहीं है। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है। ट्रोइका बना था अफगानिस्तान के इशू पे, रशिया चाहता था हम उस ट्रोइका में रहें, पाकिस्तान ने मना कर दिया, चीन ने उसकी सहमति करी, हम ट्रोइका में नहीं आ पाए। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है। अगर आप ही की बात मैं मान लूं कि जो होता है इस देश में, जो भी गलत होता है वो इंटरनेशनल साजिश हो रही है, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अगर मैं आप ही की बात मान लूं तो आप क्या कर रहे हैं? जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विदेश नीति को सियासी हथियार बनाना चाहिए? क्या चीन पर हमारी अर्थनीति ज़्यादा निर्भर है और विपक्ष को चीन का डर है या फिर चुनावी फिक्र है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड मेजर जनरल साहब अश्वनी कुमार सिवास साहब, पूर्व राजदूत दीपक बोहरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश लखेड़ा साहब और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला साहब हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक बोहरा साहब, आपके पास पहले आता हूं। एक फॉर्मर विदेश सचिव और मौजूदा विदेश मंत्री के जवाब को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। क्या मसला है ये चीन का? कल, आज और कल की क्या कहानी है? आभारी हूँ आपका सर, आपके चैनल पे आता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप फॉरेन सर्विस को भी बहुत कुछ सिखाते हैं डिप्लोमेसी में। जो कुछ डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हम दोनों साथ साथ काम करते थे वॉशिंगटन में। स्पॉट ऑन, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है। इन्होंने सच्चाई का बयान किया है सर। हमारी नेशनल एम्बलम, नेशनल मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। हाँ, सही है कि हम चाइना के से इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल फोन्स में, स्टील मिल्स में, क्रिटिकल इंपोर्ट्स, बट वो हल्के हल्के कम होगा। आत्मनिर्भर भारत जो है, सबसे ज्यादा चोट पड़ेगी तो चीन को। सर, ये पॉलिटिक्स होती है कि आप सबसे अनसक्सेसफुल विदेश मंत्री हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये सच्चाई नहीं है सर। वो शायद सबसे ज्यादा कामयाब विदेश मंत्री हैं भारत के इतिहास में। क्यों मैं ये कह रहा हूं सर? कि जहां जहां वो अपनी आवाज उठाते हैं, जहां जहां लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं, वहां वहां डॉक्टर एस जयशंकर की लोग बात मानते हैं और उनसे कहते हैं
कि प्लीज टेल अस। जी। सर, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे बायलैटरल मीटिंग्स हो, चाहे G20 हो, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी सर, मैं बहुत साल रहा हूँ, 50 साल कूटनीति में हो गए, जी इनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं। जी सो ये जो चीन का मामला है, जी। 30 साल तक तो आप बिस्तर में घुसे हुए थे उनके साथ, तो 30 दिन में तो तलाक नहीं होगा ना सर, जी थोड़ा समय लगता है उसके लिए, हल्के 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 आप देखेंगे किस प्रकार से हमारी जो परचेजेस हैं फ्रॉम चाइना वो कम हो जाएंगे। मैं इस समय सिलचर असम में हूँ, बहुत दूर हूँ, यहाँ के लोग भी यही चीज कह रहे हैं जो आप फरमा रहे थे और बाकी लीडर्स बता रहे थे। यहाँ पर तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अगर कोई मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, चाहे 100 रुपए का हो, हम लोग उसको नहीं खरीदते। सर, ये ऑल ऑफ पीपल मूवमेंट बन चुकी है। पार्लियामेंट में आपका हक है जो कहना का हो, चीन के पार्लियामेंट में कोई ऐसे सवाल कभी नहीं उठा है। उनकी एक नेशनल असेंबली, आपको तो मालूम है, वहां पे सब। लेकिन सर इंपोर्ट तो हमारा लगातार बढ़ रहा है ना, इंपोर्ट तो हमारा बढ़ रहा है ना लगातार। सर मैं ये बताया ना सर, जैसे आप ज्यादा चीजें बनाएंगे अपने देश में, कुछ समय तक वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो है उनका जो इंपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। एक सर्जिकल स्ट्राइक इसमें नहीं कर सकते। अगर हम बंद कर देते, सरकार कह सकती है हमारा तो प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है, कल से हम कुछ नहीं खरीदेंगे, तो आप ही के चैनल पे प्राइवेट सेक्टर वाले आके कहते हैं हाय 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 ये क्या कर। जी ठीक है। जनरल सिवाच, मसला जो विदेश नीति का है और दीपक वोरा साहब ने कहा वो तो ठीक है, सीमा को लेकर भी कुछ बात कर सकते हैं हम? देखो सच्चाई ये बात है विजय कि अब अगर हम सीमा की बात करें, पहले तो जो एम्बेसडर साहब ने बोला, दीपक वोरा साहब ने, मैं बिल्कुल 100% उनसे एग्री करता हूँ। ये एक बदला हुआ भारत है। और मैं अगर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ, देखो एक ज़माना था कि हमने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया नहीं था। हमें डर था कि अगर हम अपनी सड़कें वगैरह बना देंगे तो इसका इस्तेमाल चीन करेगा और चीन अंदर आ सकता है। मगर ये माइंडसेट 15-20 साल से चेंज हुआ है और बहुत ज़ोरों से अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ है। और आज सड़कें भी बन रही हैं, ब्रिजेज बन रहे हैं, रेलवे लाइन बनी है, आपकी टनल्स बन रही हैं, चाहे शेला टनल है, आपकी जोजिला टनल है, अभी आप सनकुंडला टनल के लिए भी सैंक्शन हो गई है। तो ये सच्चाई है, एक जाल सा बिछ गया है पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया में। और ऐसा लगता है कि भारत इज फास्ट कैचिंग अप। मुझे लगता है अगले 5-10 साल में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा चीन ने बनाया। हाँ, ये सच्चाई है, चीन पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। चीन अभी भी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। वो जो सड़कें बना रहा है, उसने रेलवे लाइन, जैसे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी बोल रहे थे, हाँ वाकई उन्होंने एक रेलवे लाइन बना ली है जो वेस्टर्न हाईवे के पैरेलल है, सिंगजांग से लासा। और उन्होंने एक सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सप्लाई डिपो बनाया है तिब्बत ऑटोनमस रीजन में। और यस, पेंगांगसो में उसने 2 ब्रिज भी बना लिए। उसने जो हैं एक प्रकार 2500 से 3000 गांव बनाए हैं जो कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के नज़दीक हैं। वो गांव नहीं, डिफेंडेड लोकेलिटी। हाँ सर, 2-3 सवाल है जो आप ही से समझ लेता हूँ, जो कांग्रेस ने पूछे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता ने, उसमें काजू, क्योंकि डिफेंस से जुड़े सवाल है। एक सवाल है कि चीन सीमा पर बन रहे ब्रिज पर आप चुप क्यों रहे? दूसरा, पेट्रोलिंग पॉइंट्स बफर जोन क्यों बने? और अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति पर आप क्या कहेंगे? देखो सच्चाई यह है कि भारत ने हरदम बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है चीन का। अगर आप देखें कि बफर जोन बनाया है, मुझे ये बताने की कोशिश है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन पॉइंट थे हमारे 3 जगह में थे। एक तो था आपका पेंगांगसो के नॉर्थ और साउथ में, एक गोगरा हॉट स्प्रिंग में, और एक देपसैंग के इलाके में। ये जो देपसैंग और डेमचोक का इलाका है ये अभी का नहीं है, ये 2013 से ही इसके अंदर एक प्रकार से चीनी पेट्रोलिंग पॉइंट पे हमें नहीं जाने दे रहे थे। जो हुआ था गोगरा हॉट स्प्रिंग और पेंगांगसो, मैं मानता हूं उसमें काफ़ी हद तक डिसएंगेजमेंट हो गई है, डी इंडक्शन अभी तक नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि वहां पर 50,000 से 60,000 जो चीनी वहां आए थे तो वो वहीं हैं। मगर ये भी सच्चाई है, भारत की जो डिप्लॉयमेंट है उससे ज़्यादा है। भारत जो आज डिप्लॉय किया है वहाँ पर टैंक भी लेगा, T-90, M777, अल्ट्रालाइट और K9 वज्र, हमारी वहाँ पर सड़कें बन गई हैं और आज हम नज़र से नज़र मिला रहे हैं। ये मैं मानता हूँ पेंगांगसो के जो ब्रिज की बात करो ये गेम चेंजर है। वो बनाया क्यों है चीन ने? देखो हमने उसकी नज़रों के नीचे क्लास रेंज ले ली थी 29-30-2020 को, वो एक गेम चेंजर था। मुझे लगता है उसको हमें इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए था, हमें वेट करनी चाहिए थी जब तक वो देपसांग से बातचीत ना बनती। मगर कई बार देखो निगोशिएशन में गिव एंड टेक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं
फिंगर 4 से फिंगर 8 में जाना बहुत जरूरी था, आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट थी। पर मुझे लगता है कि जो अब नजरिया भारत का है वो बहुत सक्रिय है और एक प्रकार से हम ज्यादा डोमिनेटिंग हैं और जिस प्रकार से आज हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा विजय साहब कि ये हुआ क्यों, दरबुक शोक दौलतबेग रोड जब हमने बनाई उससे चीन बहुत गया था, उसको लगता था कि यहां से हम कुछ एक्साइजन में करने वाले हैं, इसीलिए वो 3 डिवीजन लेके शायद वहां आया। और डेप्सांग से जो बात हो रही है कि क्या चीन वहां से जाएगा, ये मुझे भी नहीं लगता लगेगा, क्योंकि वो आज का तो है नहीं, 2013 से। उसकी वजह है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो उसको मिलता है, क्योंकि वहां से वो नुब्रा वैली और साइचन ग्लेशियर डायरेक्टली एड्रेस कर सकता है डीबीओ को बाईपास करते हुए। और वो एक ऐसी जगह है जहां पर कोलूजन हो सकता है चीन और पाकिस्तान का। चीन जो है एक्साइचिन से ईस्ट से और पाकिस्तान जो है वो वेस्ट से गिलगिट बाल्टिस्तान से। बस एक चीज हो, ये भी याद रखो, डीबीओ भारत के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जंक्शन सेंटर है। यहां से हम उसका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको भी डोमिनेट और इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेस्टर्न हाईवे जो सिंगजांग से लासा जाता है, इसी प्रकार से काराकोरम हाईवे को भी। तो ये दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर ये सच्चाई है कि अब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमने डेवलपमेंट ही नहीं कर ली, हमने भी जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मुद्दा कर लिया है, वहां पर हम अब जो एक प्रकार से वाइब्रेंट विलेजेस बना रहे हैं और अब हमारे हथियार, अब हमारे जो सैनिक, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एज भारत के पास है। भारत के पास एज है, भारत के पास एज है, भारत के पास एज है, भारत का जो वेपन सिस्टम, भारत के पास एज है, भारत की वायु शक्ति, भारत के पास एज है, भारत की नेवल शक्ति। तो मुझे लगता है ये सच्चाई है कि इस गवर्नमेंट ने 2-3 चीजें बहुत की है। एक तो कहीं ना कहीं इस पर सर बात करते हैं गवर्नमेंट पर भी कि गवर्नमेंट ने क्या किया। तहसीन पूनावाला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेषज्ञ सतीश लखेड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन साहब, आपने डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट दीपक बोरा साहब को भी सुना, हमारे स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट जनरल सिवाज साहब को भी सुना। इसके बाद कुछ मन में सवाल रहते हैं कांग्रेस के 6 सवालों के बाद? अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और दीपक सर और जनरल सिवाज का मैं शुक्रगुजार हूँ। दोनों ने देश की सेवा की है, एक ने डिप्लोमेसी में, एक में बॉर्डर पर, और इन लोगों की वजह से ये देश आगे बढ़ता है और हम सुरक्षित है। सो थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। लेकिन मैं दोनों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं बहुत एक्सपर्ट तो मानता हूँ, लेकिन इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये चीज बिल्कुल सही है कि भारत आज मजबूत है, देश मजबूत है, लेकिन ये नहीं कि पहली बार मजबूत है। 1962 की जिक्र हमेशा भाजपा करती है। 1967-68 में चीन को युद्ध में हराया था, लथुलाव चोला पे हराया था और उनके सैनिकों को सड़क पे लेटाया था। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट होल्ड जो चीन का नाम वर्तमान प्रधानमंत्री लेने से कतराते हैं, अरुणाचल प्रदेश में चीन ने, क्योंकि परसेप्शनल बैटल, आजकल ये नया शब्द भाजपा ने इजाद किया है, परसेप्शनल बैटल। अरुणाचल भी परसेप्शनली चीन का है। राजीव गांधी, शहीद राजीव गांधी ने उसे स्टेट डिक्लेयर किया, भारत की सेना को वहां पे खड़ा किया, चीन की सेना को पीछे जाना पड़ा। उस पीछे जाने में चीन की सेना की जितने कैजुअलिटीज हुए, चीन के इतिहास में नहीं हुआ है। चीन के इतिहास में उतनी कैजुअलिटीज नहीं। ये अरुणाचल प्रदेश की सच्चाई है। अब हम आते हैं वर्तमान में। पहले डिप्लोमेसी की बात करता हूँ, ट्रेड की, फिर मैं आता हूँ डिफेंस पर। जब मनमोहन सिंह जी, जो इस देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने अपनी ऑफिस छोड़ी, भारत और चीन के बीच में ट्रेड डेफिसिट था $37.8 बिलियन। सर मुझे फैक्ट चेक करना। आज ट्रेड डेफिसिट चाइना के पक्ष में $101 बिलियन। 101। ये चीन के साथ आप सख्त बन रहे हो, एप्स बैन किया, $101 बिलियन। भारत सरकार की एक रिपोर्ट है, 3 अन्य ऐसे देश है जो चीज हम चीन से इंपोर्ट करते, 3 अन्य ऐसे देश है जिसे भारत इंपोर्ट कर सकता है और चीन से सस्ते दाम में। उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट लागू नहीं किया गया। ये पहली बात। आगे ट्रेड डेफिसिट पे अब आते दूसरी बात। बार बार भाजपा के लोग या उनको जो समर्थन करते हैं कहते हैं परसेप्शनल डिफरेंस है, चाहे लद्दाख है। मैं 2 बहुत सटीक सवाल पूछ रहा हूं, भाजपा इसका यहां आकर उत्तर ना दे, स्पेसिफिक जवाब दे। एक, हम जाते 2020 में, डिफेंस के एक्सपर्ट है आपके शो पे। हर वर्ष लद्दाख के अंदर भारत और चीन अप्रैल और मई के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस करते हर वर्ष। 2020 में भारत ने नहीं किया क्योंकि कोविड था। भारत ऑपरेशन नमस्कार कर रहा था, लेकिन चीन ने अपना मिलिट्री एक्सरसाइज किया, वहां पे बिल्डअप हुआ। 18 सैटेलाइट इमेजेस और बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स ने 16 लेटर्स देश के गृह मंत्रालय को भेजे कि यहाँ बिल्डअप हो रहा है। मिलिट्री एक्सरसाइज तो उनका हो ही रहा था, हमारा नहीं हो रहा था। बिल्डअप के 18 सैटेलाइट इमेजेस गए, 16 लेटर्स गए।
आपने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? जी। इसकी वजह से हमारे 20 लोग, कर्नल बाबू से लेकर 20 लोग शहीद हुए। इसके बाद नो डाउट हमने उनके 2000 लोग मारे, लेकिन 20 तो हमारे शहीद हुए ना, पहली बार हुए ना 40 वर्षों में ठीक शहीद। है। इसकी जिम्मेदारी पॉलिटिकल फेलियर था या नहीं था? बिल्कुल। फिर उसके बाद जो मेजर जनरल साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, हमने लद्दाख में हाइट्स ऑक्यूपाई किए, बिल्कुल सही। वर्तमान सरकार को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अपने हाइट्स क्यों दे दिए? अरुणाचल प्रदेश में जो हाइट्स है हमने लिया 1984 से लेकर 1990 तक, जो हमने हाइट्स ऑक्यूपाई किया, आज भी अरुणाचल प्रदेश में हाइट्स हमारे पास है। हमने क्यों सरेंडर किया? अब मैं आता हूं दूसरा बहुत स्पेसिफिक सवाल, यहां वहां की बातें नहीं, स्पेसिफिक उत्तर। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, 65 में से 26 पेट्रोलिंग पोस्ट भारत ने खोया है। ये पेट्रोलिंग पोस्ट भारत 2020 तक पेट्रोलिंग कर रहा था। मैं स्पेसिफिक पोस्ट के नाम बताता हूं। ठीक है, वो इसका ठीक है। उत्तर भाजपा देती, हाँ, इसका उत्तर भाजपा देती है कि परसेप्शनल डिफरेंस है। परसेप्शनल डिफरेंस हो भी गया तो क्या फिंगर एट भारत ने छोड़ दिया? भारत का हिस्सा नहीं है। कल परसेप्शनल डिफरेंस में अगर चीन कहेगा अरुणाचल परसेप्शनली उनका, हम छोड़ देगा अरुणाचल प्रदेश? मेरा एक सवाल है, ये रिपोर्ट यहां वहां से नहीं, ये रिपोर्ट डीजीपी कॉन्फ्रेंस में आईबी ने सबमिट की थी, इसको डिस्कस भी नहीं किया गया। अगर ये रिपोर्ट गलत है, मैं भाजपा को चैलेंज करता हूं आपके शो पे मेरे पे केस करें। ठीक है, ठीक है। सतीश लखेड़ा साहब, हमारे पॉइंट्स हमने खोए। जी, सतीश लखेड़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर भी है, नौजवान लोगों में से हैं। सतीश जी, मैं आपके पास आखिर में इसलिए आया ताकि आप सारे सवालों का जवाब दे सके, जो कांग्रेस ने पहले पूछे, तहसीन साहब ने पूछे, और जिस कुछ बातों को सचान साहब ने भी माना कि क्या क्या चीज़ें बदली हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। और वोरा साहब ने भी कहा कि हाँ, निर्यात तो बढ़ ही रहा है, उसके कारण अलग है, लेकिन बढ़ तो रहा ही है। अब उसको कहाँ छुपाएंगे हम? विजय जी, बड़े संवेदनशील विषय पे हम डिबेट कर रहे हैं जी। इसमें विदेश नीति का हिस्सा भी है और हम सीमा पर बात कर रहे हैं जी। दो वरिष्ठ विशेषज्ञ यहाँ पर हैं, बोरा साहब, इसीलिए दोनों लोगों को याद किया हमने सर, उनको तकलीफ इसीलिए दी हमने। आज आपके दौर में देखिए कि दोनों लोगों ने लंबी सेवाएं दी हैं, लंबा अनुभव है जी। वे जानते हैं कि भारत के प्रति उस समय विदेश में हमारी सेवाओं के लिए, हमारे देश के लिए क्या नजरिया था, आज क्या नजरिया है। और रक्षा विशेषज्ञ के नाते जनरल साहब मान सकते हैं कि आज भारत बॉर्डर को लेकर कितना संवेदनशील है, सेना का कितना मनोबल ऊंचा है। आज सेना को लगता है कि सरकार हमारे पीछे मजबूती के साथ खड़ी है, हमारी चिंता करती है जी। और अगर तहसीन साहब कह रहे कि हमने ये किया या हमने सीमा पर चीन को धूल चटाई, वो केवल बिना सरकार की इच्छा शक्ति के हमारे सैनिकों ने जिन परिस्थितियों में लोहा लिया है। मैं तो उत्तराखंड से आता हूं, घर घर से सैनिक हैं, और जिस तरह जसवंत सिंह बाबा की आप कहानी सुनेंगे कि एक अकेले आदमी ने कितने चीनी सैनिकों से लोहा लिया था, ये उनका शौर्य है, उसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। 2013 तक भारत के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी हाथ खड़े करके पार्लियामेंट में कहते हैं हम बहुत कमजोर हैं, उनका ढांचा मजबूत है, वो रेल, हवाई जहाज, बस तक ले आए हैं और हम बहुत कमजोर हैं। आप ऐसा कहकर, अच्छा आपके तो अभी तो विदेश मंत्री जी ने कहा है लखेड़ा साहब कि हम छोटी इकोनॉमी है, स्मॉल इकोनॉमी है, एक ही बात है, उसको अंग्रेजी बोले हिंदी बोले। विदेश मंत्री जी ने क्या स्मॉल इकोनॉमी है। आज हमारी मोबाइल के लिए आत्मनिर्भरता घट रही है, हम चिप इंडस्ट्री भारत में ला रहे हैं, बहुत सारे उद्योग मोबाइल निर्माता भारत में आ गए हैं, धीरे धीरे हमारी आत्मनिर्भरता है, हमारे पास उपभोक्ता भी, हमें उनकी भी जरूरत पूरी करनी है, हमारे पास एक बहुत बड़ा व्यावसायिक वर्ग है, वो देश के नागरिक है, उनका भी व्यापार है, आप उससे अनदेखी नहीं कर सकते। सतीश जी, एक बात नहीं समझ आई मुझे कि आपके कहने पर मैंने पिछली बार चाइना के जो गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति थी वो नहीं मंगवाई, और झालर भी मैंने चाइना की नहीं मंगवाई, लेकिन ये जो आपका इंपोर्ट है वो तो $40 बिलियन से $101 बिलियन हो गया। बताइए, मेरा तो कुछ फायदा नहीं हुआ, इससे बढ़िया तो मैं सस्ती मंगवाई लेता। जी, कोरोना के बाद पूरे कामों में, हर व्यवसाय में जो आप देख रहे होंगे वो डेटा अलग किस्म के हैं। उस समय हमारी जरूरतें केवल राशन तक की थी, हम घर में बैठे हुए थे, बाहर नहीं जा रहे थे, हमारी उपभोग की वस्तुएं कम थी। अगर आज रोजगार बढ़ा है, इंडस्ट्री आई है, वो डेटा अलग है। मगर मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, हमने सीमा पर इन 8 सालों में 2100 किलोमीटर सड़कें मात्र चीन के बॉर्डर पे बनाई हैं और 3600 किलोमीटर हमने म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बनाई है। 21,000 करोड़ का फंड केवल सड़कों के लिए दिया हुआ है और आज का भारत ब्रह्मपुत्र के नीचे टनल बनाने का साहस कर रहा है। जो ये सोचते थे कि एक फावड़ा खोद देंगे, चाइना नाराज हो जाएगा, इधर आ जाएगा, आज का भारत
मजबूत भारत है। सर, वो कांग्रेस जहां- ने पूछा कि चीन की रेलवे लाइन बिछाने से कोई खतरा नहीं है क्या? चीन की सीमा पर जो ब्रिज बन रहा है उस पर आप चुप क्यों हैं? ये पूछा है ना, इसका जवाब हाँ, दीजिए ना। उनको इनके छोड़िए, जवाब- कांग्रेस ने क्या किया। अब आज की बात करते, कल से थोड़ा सा आगे आ जाते ना, आज पर आते। जी, आप तो बहुत विजय जी- बहादुर हैं। विजय जी, ये आज की बात नहीं है। जी। इनके मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है कि एयरपोर्ट, रेल पोर्ट और बस पोर्ट तीनों बॉर्डर पे आ गए हैं और हमारा ढांचा बहुत कमजोर है, ये स्वीकार कर चुके हैं। अब तो उन्होंने रंग रोगन किया, वो बहुत पहले आ चुके हैं, मगर हम मजबूती के साथ सामने आ रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमारा भारत आज का भारत, और ऐसा करके जब जब कांग्रेस के लोग बयान देते हैं तो या तो वो चीन में खूब लोकप्रिय होते हैं या पाकिस्तान का मीडिया उन्हें खूब दिखाता है। ठीक है। भारत के मतलब तोड़ने की बात है। और दूसरा विजय जी, आखिरी लाइन जी। राजीव गांधी फाउंडेशन जब चीन से चंदा लेता है, चीनी टेंट अरे में सर, जो वो इतनी चुपचाप छोटी सी बात को आप कहाँ ले जा रहे हैं? फिर वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन पर आ जाते हैं। जरूर ये आपकी बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है सतीश जी, आपका खासियत क्या है कि जब आपसे डिप्लोमेसी की बात करें तो आप डिफेंस की बात करेंगे, डिफेंस की बात करें तो आप कहेंगे दीपक जी से पूछिए डिप्लोमेसी में हमने कितना कमाल कर दिया। आपने 1 रुपया दक्षिणा ले ली, आप यजमान पुरोहित का रिश्ता हो गया। आपने क्यों लिया जी? आपका क्या आधार था उनके साथ धन लेने का? दूसरी चीज, लेकिन अब तो पुरोहित बदल गया ना प्रभु, आप एमओयू क्यों करते हैं? पुरोहित बदल गया अब। और यात्रा पे जाते हैं तो चीनी सैनिकों, चीनी अधिकारियों से चुपचाप सर, बैठे। ये नहीं, चीन के प्लीज। साथ रिश्ता उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। And I asked people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. What am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy? आप भारत के सबसे ज्यादा फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। हम चर्चा कर रहे हैं विदेश मंत्री जयशंकर साहब के बयान का और उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब हैं, जनरल मेजर सिवाच हैं, मेजर जनरल सिवाच साहब हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला जी हैं और सतीश लखेड़ा जी हैं। आप सबका बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है। तहसीन साहब आपको सवाल पूछ रहे थे, वहाँ से शुरू करते हैं, फिर मैं वोरा साहब के पास आऊँगा। सर, मैं आपके शो को बहुत गंभीरता से लेता हूँ और आपके शो में बहुत अच्छे लोग यहाँ बैठे, दीपक जी बैठे, जनरल सिवाच साहब बैठे। जी सर, ये किस तरह की बातें होती है ऑफिशियल प्रवक्ताओं से भाजपा के कि जो ट्रेड डेफिसिट 37.8 बिलियन डॉलर, ये सरकारी आंकड़े से 101 बिलियन डॉलर हो गया। बोले ये आंकड़ों के जुगाड़ में मत जाओ, ये आंकड़े गलत है। तो सरकारी आंकड़े, अगर आंकड़े गलत है सर आप मुझे बता दें मेरे आंकड़े गलत है, ये किस तरह का उत्तर है? लेकिन सर मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल, उन्होंने 2020 की बात नहीं की, जो गलती हुई, भारत सरकार जरा पॉलिटिकल फेलियर हुआ। स्पेसिफिक सवाल का उत्तर दे। जी पीपी 0.5 to 70, जी। पीपी 0.24 to 32, जी। पीपी 0.37, 51, 52, 62। जो हमारा सलामी स्लाइसिंग था, यहां पर जहां हम 2020 तक पेट्रोलिंग करते थे, क्या आज हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं, हाँ या ना? ये हम नहीं कर सकते। फिंगर 4 to फिंगर 8 जो हम पेट्रोलिंग करते थे 2020 के पहले, आज हम फिंगर 4 के आगे नहीं जा सकते, हाँ या ना? और ये बार बार कहना, ये एक गलत बात। मैं इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ए के एंटनी साहब के स्टेटमेंट को। ए के एंटनी साहब का मैं आपसे निवेदन करता हूँ पूरा स्टेटमेंट चलाए। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा बहुत सारी सरकारों की ये नीति थी कि बॉर्डर पे सड़कें ना बने, लेकिन वो नीति अब चेंज हो गई। एंटनी साहब जब डिफेंस मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, C-130 हर्क्यूलस डीबीओ में हाईएस्ट एयर स्ट्रिप पे लैंड हुआ था, चीन के मुंह पे तमाशा था। आज वहीं पर चीन रेलवे लाइन बना रहे हैं। तो आप कौन सा प्रश्न का कौन सा उत्तर दे रहे? मैंने आपको स्पेसिफिक पेट्रोलिंग पॉइंट्स बोले, सतीश जी इसका उत्तर दीजिए, यहाँ पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो रहा? ये आईबी की रिपोर्ट है, ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस होने था, प्रधानमंत्री जी ने इसको डिस्कस नहीं किया। एक और लाइन में ऐड कर देता हूं, आपके एमपी यानी भाजपा के एमपी तापकेर गांव ने 2 बार कहा है, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है, आपके चैनल ने इसे कवर किया है कि अरुणाचल में चीन के गांव बसे हैं। 2 बार उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा है, आपके एमपी ने कहा है। ठीक है सतीश जी, आप जवाब देना चाहते हैं? नहीं तो मैं जनरल सिवाच से स्पेसिफिक जवाब पूछूंगा। नहीं, जनरल साहब तो जो पॉइंट वो बोल रहे हैं टेक्निकल वो जरूर बताएंगे जी, मगर एक देश के नागरिक के नाते और जिस तरीके का सवाल अपने तहसीन जी उठा रहे हैं जी, आज एक आम आदमी जानता है कि जो पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जितना हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं कि जहां 10,000 सैनिकों का डिप्लॉयमेंट था, आज वहां 22,000 का हो गया है। जी, कॉम्पैक्ट शेल्टर वहां बन गए जी, वहां ऐसे
3D बंकर बन रहे जिसमें पास से मिसाइल का हमला, तोप का हमला भी नहीं हो सकता है। लेजर गाइडेड मिसाइलें लग रही हैं। पूरे ऊंचे मनोबल के साथ भारतीय सेना पूरे साजो सामान के साथ वहां पे तैनात है। और आज भारत जिस मजबूती के साथ, एक एक इंच के साथ मजबूती से अपनी रक्षा के लिए खड़ा है, हमारी सेना का मनोबल जितना ऊंचा है, आप बताएं, जिन्होंने कहा था कि वहां तो कोई घास नहीं उगती है, कोई बात नहीं, उस जगह चली गई तो चली गई। इतने हमारे प्यारे चाचा नेहरू ने, जो हमारे आज भी एक एक इंच इतनी बड़ी भूमि उन्होंने दे दी, वो टीस लगती है। कोई बात नहीं, भारत की सेना है, मजबूती के साथ उसका भी हिसाब होगा। मगर आज हम सारे मोर्चों पे आगे बढ़ रहे हैं। मगर विजय जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप नजर देखिएगा, आजकल कांग्रेस पार्टी गाली देने के अभियान के तहत आज की पत्रकार वार्ता जिसकी पृष्ठभूमि में ये डिबेट हो रही है, आज कैसे शब्द विदेश मंत्री के लिए कहे गए, कल किस तरीके से पवन खेड़ा प्रधानमंत्री जी के पिताजी को गाली दी, इस तरीके से नैरेटिव में ये 14 का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, 24 का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने चौकीदार चोर कहा, हम 19 में बहुत बढ़िया जीते। ठीक है सर, सतीश जी, वो तो जब 2024 आएगा, जो आ जाएगा उसकी चिंता हम लोग नहीं कर रहे। जनरल सिवाच, आप स्पेसिफिक कुछ जवाब समझाना चाहते हैं मेरे को कि क्या हुआ है जो तहसीन साहब पूछ रहे हैं? देखो विजय, मैं यही बताऊंगा कि जब दोनों देश के बीच के अंदर हमारे बाउंड्री है इशू, चीन के साथ 14 देश हैं जिनके साथ लैंड बाउंड्री है, उसने 12 देशों के साथ रिजॉल्व कर ली है, और भारत और भूटान के साथ उसने नहीं की है। और भारत से उसने जानबूझ के नहीं की है क्योंकि भारत को प्रेशर में डालना चाहता है। अगर आप देखें ईस्ट पोर्शन जो हमारा अरुणाचल है, तो हमारी वेल लेड बाउंड्री थी मैकमोन लाइन, जो कि वाटरशेड प्रिंसिपल पे, मगर चीन तो उसको नहीं मानता, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी प्रकार से कहीं काफ़ी इलाके हैं जहाँ पर एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है, तभी तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, क्योंकि नहीं तो फिर बॉर्डर बन जाता। और अब वो कहीं ना कहीं प्रेशर डाला है भूटान के ऊपर भी, वो चाहता है कि वहाँ उससे बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व हो, और जो डोकलम का इलाका जहाँ पर वो आया था, जहाँ भारत की फौज ने उसको धकेला था, वो उसको मिले, और साकाटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आज तक कंट्रोवर्शियल नहीं थी, डिस्प्यूट नहीं, उसको भी कर दिया। मैं यही कहने की कोशिश करूंगा, जो चीन है एक बड़ा डिफिकल्ट नेबर है, मगर ये भी सच्चाई है कि भारत एक बहुत एग्रेसिव नीति के साथ चल रहा है, और भारत ने कोई लूज नहीं किया। भारत ने अब जो भी कार्रवाई कर रहा है गिव एंड टेक में तो होगा, क्योंकि जब बातचीत होगी, आपकी 16 कोर कमांडर मीटिंग हो गई है जिसके अंदर बातचीत होके रिजॉल्व हुई है इशू, मगर ये इशू रिजॉल्व हुए हैं तो ये दोनों देशों के बीच में समझौते से हुए हैं, कोई लॉस मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। और ये सच्चाई है कि कुछ एक चीज हिस्ट्री की हैं, जैसे देपसांग है 2013 का, चुमर 2014 का, और ये एक आपको समझना ये पड़ेगा, जो चीन है ना, एक ऐसा देश है जिस पे बिलीव करना मुश्किल है। मैं ये मानता हूं अप्रैल में 2020 में वो 3 डिवीजन लेके आया और कहीं ना कहीं भारत को थोड़ा बहुत सरप्राइज किया, मगर ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए विद इन 1 मंथ भारत ने मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर दी। उसके 3 डिवीजन के मुकाबले भारत ने कम से कम 3 से 3.5 डिवीजन कर ली, और आज हमारा जमावड़ा बहुत बड़ा हुआ है लद्दाख में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब हम बना रहे हैं पूरे लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, मुझे लगता है कि उसमें काबिल तारीफ है, और इसके ऊपर हमने फोकस दिया है। पहले मैं ये नहीं कहता कि पुरानी गवर्नमेंट नहीं, जो उनकी नीति थी उसके हिसाब से उन्होंने भी किया, मगर अब वाकई ये बिलीव किया है, क्योंकि हमने ये सोचा था कि जो चीन और भारत के बीच के अंदर रिलेशन खराब नहीं होंगे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है चीन के लिए, मगर डोकलम आया 2017 में, उन्होंने दिखा दिया कि वो आ सकते हैं, फिर 2020 के अंदर वो आए लद्दाख के अंदर। तो अब ये साफ सुथरे शब्दों में ये कहेंगे कि चीन के ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है, आपको अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। जो फोकस हमारा वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ था, अब वो ज़्यादातर हमारा नदर्न बॉर्डर में हो गया है, और हमने अब जो डेवलपमेंट की है लास्ट 10-15 साल में, मुझे लगता है उससे चीन भी घबराया हुआ है। अब यही सोच विचार है कि अगर चीन जो भी डेवलप कर रहा है तो भारत भी इतना काबिल होना चाहिए कि हम उसकी आंखों में आंखें डाल के देख सकें। और मुझे लगता है इसमें काफी हद तक हम सक्सीड किए हैं। वोरा साहब, जब सचान साहब कहते हो कि टफ नेबर है, तो उस वक्त वोरा साहब की ज्यादा जरूरत हो जाती है, यानी डिप्लोमेसी की ज्यादा जरूरत है। तो क्या हम डिप्लोमेसी लेवल पर जो टफ नेबर है उसके साथ ठीक से हैंडल कर रहे हैं? जैसे ये बात साफ हो गई कि वो हम समझ रहे थे कि हम पे डिपेंडेंस है, बिजनेस है, वो कुछ नहीं करेंगे, हमारा ही माल खा रहे हैं, हम पर ही दहाड़ रहे हैं।
आपका प्रश्न क्या है सर, दोबारा? मैं ये समझना चाहता हूं कि जब हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर या डिफेंस के लेवल पर एक टफ नेबर के साथ डील कर रहे हैं तो डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या हम उसमें से कुछ बातों को सुलझा सकते हैं या सुलझाने की स्थिति में हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने कहा कि फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर। सर मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूंगा, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो मर्जी करें। मैं डिप्लोमेसी के लेवल पर आपसे समझना चाहता हूं। डिप्लोमेसी के लेवल पर आज जो आपकी डिप्लोमेटिक एक्सेप्टेबिलिटी है पूरी दुनिया में, शायद मेरे 50 साल करियर में मैंने ऐसी कभी नहीं देखी है सर जी। मिसाल के तौर पर पिछले साल सितंबर में जब यूएन की जनरल असेंबली मीटिंग हुई थी, पीएम साहब नहीं गए थे, वहां कितने देश अफ्रीका के, एशिया के, लैटिन अमेरिका के, जिनको हमने वैक्सीन, सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैक्सीन मुफ्त में दी थी। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से कहा हम एक पब्लिक फंक्शन करना चाहते हैं टू से थैंक यू इंडिया। आपकी डिप्लोमेसी इस वक्त बिल्कुल टॉप पे है सर। अब जो टफ नेबरहुड है, ये सिर्फ ये नहीं है टिंगलिंग पिंग पोंग जो भी इसका नाम है, इसका देश नहीं है। दूसरी तरफ भी एक देश है जो बहुत शोर मचाता रहता है एटसेट्रा। सर नाइटमेयर चाइना का मैं बता देता आपको क्या है। अगर हमारी और वो जो दूसरा क्रिकेट खिलाड़ी का देश है, अगर उनके बीच में दोस्ती हो गई तो फिर चीन कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि वो दूसरे को उकसाना चाहता है कि भाई तू भारत को बिजी रख ताकि मैं वो इस अपने मंसूबे में कामयाब हो, लेकिन वो नहीं हो रहा। चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं वो सोल्जर्स बनने की कोशिश करते हैं, चाइना के सोल्जर्स जो हैं वो डिप्लोमेट्स बनने की कोशिश करते हैं, वो कामयाब नहीं होगा। हमारी डिप्लोमेसी में हमने उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया और विनम्रता के साथ हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सर एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर की 2023 की रिपोर्ट देख लीजिए, कितने देश, भारत का स्कोर क्या है इंटरनेशनल ट्रस्ट में और चीन का क्या है, आपको जवाब खुद मिल जाएगा सर। सर एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, बार बार बात होती है, हमने टॉपिक भी रखा कि कल, आज और कल। हम नहीं चाहते कि कल की बात पर ही चलें, लेकिन कल के बिना आज आता नहीं है और आज के बिना कल नहीं आएगा। तो ये बार बार बात कहना कि नहीं पिछली, पहले जो है कुछ नहीं होता था, पहले की जो सरकारें थी, तो क्या हम उन सरकारों को राष्ट्र के प्रति कमजोर कहें, यदि बहुत सॉफ्ट शब्दों में मैं कहूँ तो? ये आपने मुझसे पूछा जी। ओह, तो बड़ा मुश्किल सवाल है सर। सब जितनी सरकारें आई हैं सब ने अपना योगदान दिया भारत की ताकत बढ़ाने में, कुछ ने ज्यादा दिया, कुछ ने कम दिया है, पर इतना मैं कह सकता हूं सर जी, मैंने कभी नहीं देखा इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस रफ्तार से और इस प्रकार की छवि भारत की एज अ टफ नेशन। अब हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है, सॉफ्ट हैं जब होना चाहते हैं, लेकिन फिर हमारे अंदर जो लोहा है, चीन, जनरल सिवाच एन आउटस्टैंडिंग सन ऑफ इंडिया मौजूद है, जो हमारा लोहा है उसको भी वो चख चुके हैं सर। जनरल सिवाच साहब, वोरा साहब को आप सेकंड करना चाहते? हाँ बिल्कुल, देखो मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कभी हमने सोचा भी नहीं था कि वहाँ पर भी हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला दरबुक शोक दौलताबाद रोड हमने बनाई तो चीन बुक रहा है, मगर वो जो रोड है अभी भी इंटरडिक्ट हो सकती है चीन की तरफ से। तो अब हमने उसका ऑल्टरनेट बना लिया ससोमा से ससरिया, जो कि ग्लेशिएटेड एरिया से आती है। वो आज से 10-15 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसे इलाके में भी रोड बन सकती है। लेकिन सर एक चीज करेक्शन मेरे को बता दीजिए, जो तहसीन साहब, एक चीज जोड़ रहा हूं मैं कि तहसीन साहब का सवाल मुझे याद आ गया कि जो एंटोनी साहब को लेकर बार बार बात की जाती है, उसमें कितना सच है, क्या गलत है? देखो एंटनी साहब ने जो बोला है वो अपने उस वक्त के बोला, और मैं इस बात से सहमत हूँ। हर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से देश के ऊपर कंट्रीब्यूशन किए, क्योंकि उस समय का आपको देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल सिनेरियो क्या था, उसके रिलेशनशिप क्या थे, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। तो हर गवर्नमेंट ने किया, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं यही कहूँगा कि प्रेजेंटली जो हो रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। देखो मैं एक और विजय, अभी जिस प्रकार से हम लद्दाख की कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो हम पहले किसी टाइम में एक ही कनेक्टिविटी से डिपेंडेंट थे, जोजिला से जो जा रही थी, दराज से जा रही थी, कारगिल और ले जा रही थी। वो हमने 99 में देखा कि कितनी मुश्किल हुई थी, उसको पाकिस्तानी ने इंटरडिक्ट कराया। उसके बाद हमने बड़ा मुश्किल था, रात के टाइम में मूव करते थे, मैं वहाँ पर था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और वहाँ पर एक प्रकार से फायरिंग होती थी। फिर हमने सोचा जोजिला को छोड़ के रोहतांग पास के थ्रू हमने ये टनल बनाई, अटल टनल, और उसके बाद हम डायरेक्ट ले गए, तो बहुत अच्छी सिचुएशन हुई। मगर फिर भी ये भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं थी। अब देखो क्या किया है इस गवर्नमेंट ने, दारचा से पदम से नीमू से ले, और उसके बीच में सिंकुनला जो पास है वहाँ पर एक टनल बना रही है,
4.1 किलोमीटर। इसके आने से आपकी तीन बातें, एक तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी, दूसरा ये चीन और पाकिस्तान से इंटरडिक्ट नहीं हो सकता, तीसरा जो है इसके अंदर आप जो है अपने हैवी लोड भी कैरी कर सकते हैं। तो ये गेम चेंजर है, ये सुविचार होना चाहिए। और मैं ये सच्चाई के तौर पे कह रहा हूँ, आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो काबिल तारीफ और वो होना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि हम करना चाहते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने चीन का मुकाबला करना है तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आपको डेवलप करना है और आपको इतना डेवलप करना है कि अगले 5-10 साल में आप उसके बिल्कुल बराबर आ जाएं। और देखो एक और है विजय, ये जब डेवलप होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बड़ा फायदा होता है। वहाँ पर एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वहाँ पर खुशहाली आती है, वहाँ पर प्रोटेक्शन होती है। देखो अभी एक प्रिंसिपल आया है वाइब्रेंट विलेज कि भाई जो गांव वहां से उठ के आगे थे उनको दोबारा बसाया जाए, वहां पर सड़कें बनाई जाए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, जिससे कि आपके ये लोग वहां रहेंगे तो वो आपके बेहतर लाइफ कर पाएंगे। तहसीन साहब, हमारे दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं, दीपक वोरा साहब भी और सचान साहब भी, दोनों कह रहे हैं कि इतना मजबूत भारत, मतलब डिफेंस के लेवल पर और डिप्लोमेसी के लेवल पर पहले कभी नहीं था। सब सरकारों ने बहुत किया लेकिन इतना मजबूत कभी नहीं था। आपको इसमें ऑब्जेक्शन है? मैं दोबारा से दीपक जी और जनरल साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे देश की सेवा की है जी। लेकिन मैं दोबारा से दो पॉइंट्स रिपीट करते फिर मैं जो मूल पॉइंट है उस पर आऊंगा। 1967-68 में हमने चीन को युद्ध में हराया था जी। युद्ध में उनके सैनिकों को हमने सड़क पे सुलाया था। ठीक है। ऑपरेशन फैल्कन, शहीद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, जो अरुणाचल प्रदेश में आज हमारे हाइट्स से ऑपरेशन फैल्कन में, जनरल साहब को याद होगा ऑपरेशन फैल्कन में हमने अरुणाचल प्रदेश में हाइट्स किया था इंडियन एयरफोर्स के साथ, और फिर ऑपरेशन चेकर्ड बोर्ड हुआ, अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड डिक्लेयर किया। सर दोनों तहसीन साहब, फिर वही आप पॉलिटिकल पर आ गए। दोनों लोगों ने कहा कि पहले की सरकारें भी करती रही हैं। उनका जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि आज जितना मजबूत है पहले नहीं था, इससे इस पर चले जी। मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। ऑपरेशन चेकर्ड बोर्ड में चीन को पीछे जाना पड़ा, उनकी कैजुअलिटी सबसे ज्यादा हुई। 1962 के बाद हमने 1 इंच जमीन चीन को नहीं गवाई है, उल्टा चीन को कैजुअलिटीज भारत के सामने हुई। ये पहली बार है। मैं दोबारा से जो सवाल पूछते, मैं सवाल पूछ रहा हूँ लद्दाख का, मैं जनरल साहब का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो चले जा रहे हैं अरुणाचल वाले इश्यू पर। लद्दाख के अंदर PP पॉइंट 5 to 17, PP पॉइंट 24 to 32, PP पॉइंट 51 to 52, PP पॉइंट 62, फिंगर 4 to फिंगर 8, ये हम 2020 के पहले पेट्रोलिंग करते थे, हाँ या ना? आज यहाँ पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर रहे। अगर आप कहते हैं ये परसेप्शनल डिफरेंस है, तो क्या भारत ने परसेप्शनली एक्सेप्ट कर दिया कि उनकी टेरिटरी? दूसरी चीज, मैं जाता हूँ डोकलम स्टैंड ऑफ के ऊपर। डोकलम भारत का टेरिटरी नहीं था, भूटान का टेरिटरी था। डोकलम में स्टैंड ऑफ हुआ, भारत की सेना को, प्रधानमंत्री को क्रेडिट देता हूं, हमने चीन के साथ आंख में आंख मिलाया। आज डोकलम में क्या है? चाइनीज प्रेजेंस वापस से भारत की चैट किया। क्यों चाइनीज और भूटान का कॉम्प्रोमाइज हो गया? आपने स्टैंड ऑफ किया, बिल्कुल किया। जनरल साहब जैसे भी लोगों ने स्टैंड ऑफ किया, बिल्कुल किया। और दीपक जी होते तो ये नहीं होता कि चीन और भूटान का टाई अप। आज डोकलम में चाइनीज प्रेजेंस है। अरुणाचल में इनके एमपी, भाजपा के एमपी कहते हैं कि अरुणाचल के अंदर 2 गांव बस गए। इसके सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं। सर देखिए, ये कहना कि ये सबसे मजबूत सरकार है, मैं मानता हूं ये अच्छी सरकार है, लेकिन जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स खोए हैं उस पर बातचीत। सचान साहब, आप कुछ जवाब देना चाहिए। रिपोर्ट डीजीपी की कॉन्फ्रेंस, ठीक है, समझ गया मैं आपके बात। नहीं बात करते तो इस पर कहीं ना कहीं गलत है या नहीं है? जनरल सिवाच, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? देखो, मैं यही कहने की कोशिश करूंगा कि ये सच्चाई है कि हर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से किया है। और जो पूनावाला साहब बोले 67 में, मैं इससे सहमत हूँ कि 1962 की जो हार के बाद हमने 1967 में नथुला में एक बार उनको धूल चटाई थी। हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, 400 से ज़्यादा चीनियों को मौत के घाट उतारा था। मगर ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हर गवर्नमेंट ने काम किया, मगर इस गवर्नमेंट का मतलब ये है कि चॉइस नहीं है, आपके सामने चीनी खड़ा है। और मैं ये सवाल है उस पर पूछना चाहता हूँ कि वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अब है, जो पॉइंट ये रेज करें PP पॉइंट वगैरह, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भारत ने कुछ नहीं दिया है। और भारत ने जो भी, देखो डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक होता है। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी PP पॉइंट पे कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं आए बताना मुश्किल है। मगर मैं ये बता सकता हूँ, मैं वहाँ चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल। मगर ये सच्चाई है कि भारत का अब जो पहलू है, पलड़ा है, वो चीन से भारी है।
अब जिस प्रकार से हम वहां डिप्लॉयड हैं, जहां एग्रेसिव हैं, हमने सोचा भी नहीं था हम कैलाश रेंज जैसी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इतना ऑफेंसिव नेचर हो सकते हैं। मैं ये इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कैलाश रेंज को देना चाहिए था। मैं हरदम ये बोलता रहूं कि कैलाश रेंज को इतना जल्दी नहीं देना था, मगर ये भी सच है भारत ने उसके नाकों तले 29-30 अगस्त 2020 को कैलाश रेंज ली। अग्रेसिव हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इलाका हमारा डेवलप हो रहा है। आज एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है, इसको मानना पड़ेगा। आज आपकी वायु शक्ति, नेवी शक्ति और भारत की जो फौज है वो एक बैटल हार्डेंड है, ये भी इस हाइटों पे रहने के काबिल है। तो मुझे लगता है चीन को भी भली बात मालूम है कि भारत ये बदला हुआ भारत है, ये 1962 का नहीं, ये 2023 का भारत। ठीक है तहसीन जी, छोटा सा, क्योंकि सतीश जी को एक ही लाइन मैं जनरल साहब से बिल्कुल अग्री करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं, उन्होंने वहां पे सेवा की है। फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे या नहीं करते थे? आज नहीं कर पा रहे मैं, और अगर मैं गलत हो रहा हूं सतीश जी मेरे पे केस कर दे, मैं आपके शो पे खुला बोल रहा हूं। दूसरी चीज, हमने अरुणाचल में ऑपरेशन फैल्कन्स में हाइट लिया, 1986 की बात करता हूं, आज तक हाइट नहीं छोड़ा। मैं जनरल साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, आपने क्यों कैलाश रेंज पे हाइट्स दे दिया? आप नहीं देते। भारत की सरकार को क्रेडिट है, भारत की सेना को क्रेडिट है कि हमने हाइट्स लिया। हाइट्स लेने के बाद आपने उनको दे दिया और फिर आप निगोशिएट कर रहे हैं। ये एडवांटेज कौन देता है, क्यों दिया? ये आपका पॉलिटिकल फेलियर है। ठीक उसी तरह जैसा 2020 में जो हमारे 20 लोग शहीद हुए, ये एक पॉलिटिकल फेलियर था वर्तमान सरकार का। 18 सैटेलाइट इमेजेस आई थी। ठीक है सतीश जी, पॉलिटिकल फेलियर पर कुछ जवाब देंगे आप? सेना तो हमारी कर ही रही है, फिर नहीं तो आप कहेंगे कि जो बात सरकार से पूछते हैं वो आप सेना पर डाल देते हैं। ये बहुत अच्छी खूबी है आपकी। कांग्रेस पूछे सरकार पर और आप कहेंगे ये सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। विजय जी, यहाँ एक तो डिप्लोमेसी से जुड़े व्यक्ति हैं, वो जो बोलेंगे वो हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, उन्होंने अपनी बात कही जी। डिफेंस भी एक सेंसिटिव विषय है, उस पर भी जनरल साहब ने अपनी बात की। अब हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जो हिस्से बात आती है, आप देश का जो वातावरण देख रहे हैं, जो वोरा साहब ने कहा, शिवाज साहब ने कहा, ऐसा ही पूरा देश सोच रहा है जी। और आज की जो कांग्रेस है जो मुद्दे लेकर आ रही, क्योंकि मुद्दों का अभाव है जी। कहने के लिए कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति में ऐसे टिपिकल मुद्दों पे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में घूम के आई, हाथ कुछ नहीं आया जी। कुछ नहीं मिला। आज गठबंधन में लोग आने को तैयार नहीं है, आज विपक्ष नहीं बन पा रहा है, अपोजिशन का स्टेटस पार्लियामेंट में नहीं रह गया है, इसलिए बौखला रही हैं, चिंता भी कर रहे हैं कि इसको सतीश जी, मैं आपका इस जो तहसीन साहब ने सवाल पूछा पॉलिटिकल फेल्योर, ये उसका जवाब मानूं? पॉलिटिकल फेल्योर तो देश आगे बढ़ रहा है। आप एक एक नागरिक के चेहरे पे पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में, तो पॉलिटिकल फेलियर अगर कांग्रेस कह रही है तो हमारा उन्हें प्रणाम है, 24 के लिए प्रणाम है। मैदान में सब लोग आएंगे, देश की जनता उसका निर्णय करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त कम है लेकिन मेरे विद्वान जो पैनलिस्ट हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी आपका, जनरल सिवाच आपका, तहसीन साहब और सतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या विदेश नीति को सियासी हथियार बनाना चाहिए। इस पर 45% लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट किया है, 55% लोग इसके पक्ष में नहीं है, यानी 45%, यानी कम लोग समझते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए। आपने हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, नेताओं की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। आज विजय व्यू में आपको एक कहानी बताते हैं। एक शहर में रमेश और महेश दो पड़ोसी थे, दोनों की दोस्ती गांव में थी। तो महेश रमेश पर आंख मूंदकर भरोसा करता था, लेकिन एक दिन रमेश ने चुपचाप महेश के घर बाहर लगे आम के पेड़ पर यह बोलकर कब्जा कर लिया कि उसका तना स्टेम जो है उसकी जमीन के ऊपर है। महेश को लगा कोई बात नहीं, अपना ही दोस्त है। फिर रमेश ने पेड़ के साथ वाली टेबल को भी कब्जा कर लिया। धीरे धीरे करके वो महेश के दरवाजे तक पहुंच गया। महेश को जब इल्म हुआ तो उसने विरोध किया, तो रमेश लठैत लेकर आ गया। बात बीत गई, धीरे धीरे महेश ऐसा करके बड़ा आदमी बन गया, शहर के कारोबार पर कब्जा जमा लिया। महेश भी मेहनत करता रहा, लेकिन महेश जो सामान बनाता था उसका रॉ मटेरियल मजबूरी से रमेश से खरीदना पड़ता था। अब दोनों के बीच अंतर्युद्ध चल रहा था, लेकिन काम धंधे लगातार जारी थे। वैसे इस कहानी का बहुत सीधा संबंध भारत चीन के रिश्ते को लेकर नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहावत है कि गुड़ खाएंगे और गुलगुलों से परहेज करेंगे तो काम नहीं चलता। बाकी तो आप समझदार हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो और आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।